दरोगा जी, हम गरीबों को जानवरों की तरह ही क्यों समझा जाता है? 4 दिन की हमारी खुशी और चैन बर्दाश्त नहीं हुआ जो लोगों ने ये भी आपको बता दिया। अगर हम वो घर ना बनाते तो यही सर्दी में मर जाते। रोजाना हम तड़पते थे, तब तो किसी को नहीं लगा कि गरीबों की मदद कराए, लेकिन हमारे सुकून से सभी को परेशानी होने लगी। और क्या होता है कानूनी या गैर कानूनी घर, रह तो हम उसी जमीन पर रहे हैं जिस पर हम रहते हैं, बस फर्क इतना है ऊपर इंसान रहते हैं और नीचे जानवर। आखिर सुषमा ऐसे रो क्यों रही थी? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जिसकी वजह से वो इतना रो रही थी और थाने में खड़ी हुई थी? क्या ये सुषमा के असली आंसू थे या फिर ये बस उसका जुर्म से बचने का नाटक था? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। बहू, बड़ी सर्दी लग रही है, कुछ हल्का फुल्का सा ही ओढ़ने को तो दे दे। कुछ नहीं है माँ, इस सर्दी की वजह से मैं और कशिश बाजार गए थे कोई हल्का फुल्का सा कंबल खरीदने के लिए, लेकिन कंबल वगैरह इस वक्त इतने महंगे हैं कि वो हम नहीं खरीद सकते हैं। वो मेरा भी तो शादी का कंबल था 30 साल पुराना, वो कहाँ है? माँ जी, वो तो हमने पिछले साल जला जला कर ही खत्म कर दिया था, उसमें गरमाई तो बाकी नहीं रही थी। कशिश की बात सुनकर सुषमा चुप हो गई। सुषमा अपनी 5 बहुओं और 5 ही बेटों के साथ रहती थी। वो सभी बहुत ज्यादा गरीब थे। उनके पास रहने को न पक्का घर था और न ही किसी भी चीज की सुख सुविधा। सर्दी और गर्मी का मौसम हर साल उनके ऊपर श्राप की तरह आता था। अभी भी सर्दी का मौसम चल रहा था। ऐसे में तिरपाल के घर में रहती हुई सास बहू के पास कुछ भी नहीं था। वो सर्दी से ठिठुर रही थी और शाम होने वाली थी। ये लीजिए माँ जी, गर्म पानी पी लीजिए। ला दे बहू, भाई मर गए, बहुत सर्दी है। सुषमा को पानी पीकर थोड़ी राहत से मिली, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे दोबारा जाड़ा लगने लगा और ऐसे ही सभी को उस तिरपाल के घर में ठिठुरते हुए रात हो गई। रात को 5 बहुओं के पति घर आए। सुनिए जी, आपसे हमने आज अंगीठी लाने को बोला था, लाई कि नहीं? नहीं कोमल, अंगीठी नहीं मिली। वो असल में वहां अंगीठी तो थी, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत महंगी थी। फिर हमने कंबल वगैरह भी पूछ कर देखा, लेकिन कोई भी चीज हमारे हिसाब की नहीं थी, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं लाए। ये भगवान, हर साल यही होता है। इन्हीं हालातों में सर्दी आती है, इन्हीं में गर्मी और इन्हीं में बरसात। हम लोग तो बस हर मौसम परेशानी ही झेलते रहते हैं। जरा माँ जी की हालत देखिए, ठंड की वजह से उनकी जान निकलने को है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि हम उन्हें जरा सा सुकून दे सके। पूरा परिवार टेंशन में था। कशिश की बात सुनकर सभी शांत से हो गए, क्योंकि किसी के पास अब बोलने को कुछ बाकी नहीं था। सभी तरफ सर्दी बढ़ चुकी थी, रास्तों पर कोहरा हो चुका था। ऐसे में बर्फीली हवाएं चल रही थीं और ऐसे ही मौसम में पूरा परिवार अपनी तिरपाल में चटाई बिछाकर जमीन पर लेटा हुआ था। बहुत सर्दी लग रही है जी, अब तो लग रहा है जैसे कि इस सर्दी में मेरा दम ही निकल जाएगा। कोमल, पागलों जैसी बात मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो, अभी जो ये काला आसमान है ना, इस पर सूरज आ जाएगा और सूरज चमकने लगेगा और हमारी सारी सर्दी दूर हो जाएगी। 5 बहुओं के पति उन्हें ऐसे ही उम्मीद दे रहे थे, क्योंकि वो बेचारे गरीब मजदूर उन्हें कुछ और दे भी नहीं सकते थे। किसी तरह गरीब परिवार की रात गुजरी, इस आस में कि सुबह का सूरज उनके तन को गरमाई देगा, लेकिन अगली सुबह सूरज ही नहीं निकला। सर्दी का पाला सभी तरफ गहरा रहा था और ऐसे में कोहरे भरी धुंधली सी सुबह हुई। सुबह हो गई लेकिन सूरज नहीं निकला। माँ जी, ये कुदरत, ये खेल हम गरीबों के साथ ही क्यों खेलती है? क्यों इसे सताए हुए को और सताने में मजा आता है? मुझे क्या पता होगा बहू, इतनी बूढ़ी हो गई मैं, काले से सफेद बाल सर पर आना शुरू हो गए, लेकिन इस कुदरत की लीला को कभी नहीं समझ पाई। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर समझ ली है कि चाहे जो हो, पिस्ता गरीब ही है। सुषमा और उसकी बहुएं ऐसे ही हारी हुई सी बातें करने लगी। सर्दी में न उनके तन पर कोई गर्म कपड़ा था और न पास में ओढ़ने का कुछ। ऐसे में अब उनकी ताकत भी खत्म होती जा रही थी। 5 बेटे अपनी इस बेबसी पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हो रहे थे, क्योंकि हालात जरा भी उनके बस में नहीं थे। और इसी बेबसी को देखकर राधा का पति बोला, ठीक है माँ, ऐसा ही है और हर चीज में पिस्ता गरीब ही है, तो फिर मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। वैसे भी ये काम गरीबों को दे भी क्या रहा है, वैसे भी मर ही रहे हैं, तो चलो क्यों ना पूरी तरह से खुद को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाए। सभी हालातों से बहुत ज्यादा बेबस हो चुके थे और ऐसे ही बातें कर रहे थे। राधा के पति के बोलने के बाद कशिश का पति बोला, सही कहा तूने, अगर तड़पना ही है और दूसरों को मोहताज ही रहना है
तो इससे अच्छा है हम तड़प तड़प कर ही मर जाए। हम गरीब बस दूसरों के मोहताज ही होते हैं। हम इंसानों से अच्छी जिंदगी तो जानवरों की है। किसी के शरीर पर ही ऊन है तो कोई बिलों में घुस कर रहते हैं। हम गरीब इंसान ही हैं जो बस पैसे के मोहताज है। कशिश के पति ने यह बात अपनी परेशानी में बोली, लेकिन उससे कशिश को एक आइडिया आ गया। क्या कहा जी आपने? जानवर? बिल? अरे हाँ। क्या हुआ? सुनिए जी, कैसा रहेगा अगर हम भी खरगोश और चूहों की तरह अपनी सर्दियां जमीन के नीचे घर बनाकर गुजार दें? जमीन गर्म होती है और जितना नीचे जाओ उतनी ही ज्यादा गर्म हो जाती है। तो हम जमीन को खोद कर अपना जमीन के नीचे घर बना लेंगे, जिसको हम दिन के नहीं बस रात के समय इस्तेमाल करेंगे। कशिश की बात सुनकर सभी कुछ देर वो तो चुप हो गए, लेकिन फिर सभी को उसका आइडिया पसंद आ गया। क्या बात है कशिश, क्या आइडिया दिया है तुमने। ठीक है, तो हम सभी अंडरग्राउंड घर ही बनाते हैं। चलो भाइयों, काम शुरू करते हैं। उसी वक्त सर्दी से परेशान भाइयों ने जमीन को खोदना शुरू कर दिया और खोदते खोदते जमीन के नीचे अपना एक बड़ा सा घर बना लिया। हमने नीचे एक अच्छे से खोद दिया है। अब तुम सभी लोग आ जाओ और एक बार इसे आकर देख लो। किंजल के पति के बुलाने पर पांचों बहुएं उस गड्ढे को देखने आईं। पहले तो गड्ढे में जाने के लिए एक पतला सा रास्ता था, लेकिन फिर नीचे आकर जब उन्होंने मोमबत्ती जलाकर देखा तो नीचे बिल्कुल एक कमरे की तरह उनके पतियों ने खुदाई की थी और उस जगह पर सर्दी भी महसूस नहीं हो रही थी। अरे वाह, बहुत ज्यादा अच्छा है। बस ये जो मिट्टी इसमें ऐसे दर्री सी दिखाई दे रही है, इस पर थोड़ी सी लिपाई हो जाती तो ये घर बिल्कुल रहने लायक हो जाएगा। कशिश ने ऐसे बोलकर खोदी हुई मिट्टी को लेकर उससे बाकी की चारों बहुओं के साथ घर को लीप लिया और फिर वो उसके सभी अंदर आ गए। रात होने होते पूरा लिपा हुआ घर शुष्क हो गया और रात को सर्दी से बचने को पूरा परिवार अपने जमीन के नीचे वाले घर में ही सोने आ गया। अरे वाह, यहाँ तो सर्दी का नामो निशान नहीं है और ये घर तो कितना अच्छा है। लग ही नहीं रहा कि हम लोग जमीन के नीचे हैं। सही कहा माँ आपने। अच्छा माँ जी, अब मैं यहाँ हमारी चटाई बिछा देती हूँ। आज रात हम सभी यहीं सोएंगे। कशिश ने मोमबत्ती को साइड रखकर चटाई को बिछाया और पूरा परिवार उस चटाई पर बिना कुछ ओढ़े ही सो गया। जमीन के नीचे बना हुआ घर काफी गर्म था, जिसकी वजह से बहुत दिनों के बाद उन सभी को अच्छी नींद आई। वहीं तिरपाल बिल्कुल सूना सा हो चुका था, क्योंकि उसके अंदर तो कोई नहीं था, इसलिए आसपास के लोग बातें बताने लगे। अरे मीनाक्षी बहन, ये सुषमा जी का परिवार कहाँ चला गया? हर रोज तो सर्दी की वजह से उनके घर से हाय हुल्ला की आवाजें आती थी, आज कैसे इतनी शांति है? क्या पता, हो सकता है सर्दी से बचने को किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए हो। वैसे भी इनके घर में तो कुछ नहीं है। आसपास के लोग ऐसे ही बातें बना रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि पांचों गरीब बहुओं ने किस तरह दिमाग चलाकर अपनी सर्दी का जुगाड़ किया था। पांचों बहुएं पूरी रात अपने परिवार के साथ उसी अंडरग्राउंड घर में सोईं और सुबह को नींद पूरी करके वो वापस से अपने नॉर्मल घर में ही आ गई। बहुत अच्छे बहुओं, बड़े दिनों के बाद मैं इतने अच्छे से सो पाई, जो कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। अब बहुत दिनों के बाद सभी का मूड अच्छा हुआ है। मैं सभी के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। राधा ने सभी को चाय बनाकर दी, जिसको सभी ने बड़े ही खुशी खुशी पिया। वहीं सुबह सुबह गरीब परिवार की आवाज सुनकर उनके इर्द गिर्द रहने वाले पड़ोसी कंफ्यूजन में थे। ये लोग कब वापस आए? कोई नहीं जानता था कि सुषमा का परिवार रात को कहाँ था, और ऐसा ही अब रोजाना होने लगा। हर रोज शाम होते ही सुषमा के घर से आवाजें आना बंद हो जाती थी, क्योंकि वो अपने जमीन के नीचे वाले घर में चले जाते थे और सुबह को खुशी खुशी वापस आ जाते, जिसकी वजह से उनके पड़ोसी उनसे जलने लगे थे। और इसी जलन की वजह से एक दिन रितु ने सुषमा के परिवार पर नजर रखी और उसने उनका राज जान लिया। हे रामा, ये परिवार तो जमीन के नीचे गैर कानूनी घर बनाकर रह रहा है। ये क्या विस्फोट है? लगता है इसकी तो खबर देनी ही पड़ेगी। रितु ने यह सारा मंजर देख लिया था। वो सीधा भागती हुई पुलिस थाने गई और सुषमा के घर में आई हुई 4 दिन की खुशी में ग्रहण लगाने को वहां पुलिस ले आई। अचानक से सारे मोहल्ले में हाय हल्ला मच गई और पुलिस सुषमा के जमीन के नीचे वाले घर में घुस गई और जेसीबी वाली गाड़ी से उनका घर को तोड़ने लगी। अच्छा, तो यहाँ तुम लोगों ने गैर कानूनी घर बनाया हुआ है। तोड़ो भाई इनके घरों को और तुम लोग चलो थाने। नहीं जी, ऐसा नहीं कीजिए। हम लोग तो बस सर्दी से बचने को ये घर बनाए थे। चलो भाई थाने चलो। पुलिस को गरीब परिवार ने खूब समझाया, लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं समझा। फिर थाने में भी गरीब परिवार ने खूब रोना धोना किया, लेकिन पुलिस उनके घर को तोड़ चुकी थी।
दरोगा जी, हम गरीबों को जानवरों की तरह ही क्यों समझा जाता है? 4 दिन की हमारी खुशी और चैन बर्दाश्त नहीं हुआ जो लोगों ने ये भी आपको बता दिया। अगर हम वो घर ना बनाते तो यही सर्दी में मर जाते। रोजाना हम तड़पते थे, तब तो किसी को नहीं लगा कि इन गरीबों की मदद कराए, लेकिन हमारे सुकून से सभी को परेशानी होने लगी। और क्या होता है कानूनी या गैर कानूनी घर, रह तो हम उसी जमीन पर रहे हैं जिस पर हम रहते हैं, बस फर्क इतना है ऊपर इंसान रहते हैं और नीचे जानवर। सुषमा ने ऐसे ही बहुत बातें की। उसकी बातों को सुनने के बाद अब सभी को एहसास हुआ कि उनकी गरीबों का घर नहीं, उनका दिल तोड़ा था। सभी को अपनी हरकत पर बहुत बुरा लगा। उसी वक्त सभी ने उनसे माफी मांगी और दरोगा ने गरीब परिवार को एक पक्का कमरा किराए पर दिलवाया, जिसका किराया वो खुद भरता। ऐसे ही फिर गांव के लोगों ने उन्हें कंबल और गर्म कपड़े लाकर दिए और फिर गरीब परिवार भी खुशी खुशी रहने लगा। हमें नहीं पता, हमने तेरी शादी करवा दी, अब हम तेरा बोझ नहीं उठा सकते। तुझे पालकर बड़ा कर दिया, क्या ये तेरे लिए काफी नहीं है? चली जा यहाँ से। पर चाची, इतनी खराब मौसम में ठंड में मैं बाहर कैसे रहूंगी? ठंड में तो मेरी जान चली जाएगी। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, ऐसे मेरे ससुराल वाले कैसे रहेंगे? तुझे साफ साफ कह दिया ना, यहाँ से चली जा, हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। लता, उसकी परेशानी तो समझो। आप चुप रहो। आंखों में आंसू लेकर शिप्रा वहां से ठंड में कांपते हुए लौट आती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो शिप्रा के मायके वाले उसकी मदद नहीं कर रहे हैं? आखिर अब उसका ससुराल ठंड में गुजारा कैसे करेगा? ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां खड़ूस लता शिप्रा का किसी गरीब परिवार में शादी तय करने का सोचती है। तभी शिप्रा की चाची उसके कमरे में जाकर कान पकड़कर जबरदस्ती कहती है, शिप्रा, कान खोलकर मेरी बात सुन ले, मैंने तेरे लिए रिश्ता देख लिया है। अब तू मेरे ऊपर और बोझ बनने की कोशिश मत करना। मैं तेरा जहाँ रिश्ता कर रही हूँ चुपचाप से शादी कर लियो। अगर तूने कुछ भी आनाकानी की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लता, छोड़ो उस बच्ची को, क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार करती हो? बचपन से लेकर आज तक तुमने यही किया है। भैया भाभी आज होते तो वो इतना परेशान नहीं होती। तुम्हारी वजह से वो घर में बहुत डरी डरी रहने लगी है। हाँ तो अच्छी बात है, तुम्हें उसका पक्ष लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। शिप्रा, मैं मजबूर हूँ, लेकिन तेरे ससुराल वाले अच्छे हैं। फिर लड़के वालों के सामने शिप्रा चाय नाश्ता लेकर जाती है और उन्हें देती है। बस बेटी बहुत है। वैसे देखने में तो तुम सुंदर हो, और तुम्हारी चाची भी बता रही थी कि तुम्हें सारा काम अच्छे से करना आता है। हाँ, देखिए, हम ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं, बस आप हमें अपनी बेटी दे दीजिए। इसीलिए तो मैं आपके यहाँ अपनी बेटी दे रही हूँ, ताकि मुझे दहेज न देना पड़े। मतलब आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप भी पैसे वाले नहीं हैं, हम भी पैसे वाले नहीं हैं। यहाँ रिश्ता तय होता है। दूसरी तरफ शिप्रा अपने माँ बाप की फोटो लेकर रो रही होती है। कुछ दिनों में शिप्रा की शादी सुजीत के साथ हो जाती है, जहाँ गोमती गरीब किराए के घर में शिप्रा का स्वागत करती है। आखिर मेरी शिप्रा बहू आ ही गई। देख बहू, ये छोटा सा घर है। अगर तुझे लगे कि तुझे कुछ चाहिए और अगर वो हम तुझे दे सके तो बताना जरूर। नहीं माँ जी, जैसे आप सब रहोगे वैसे मैं भी रह लूंगी। शिप्रा, तोहफे में मैंने तुम्हारे लिए शॉल खरीदी है, ये ले लो तुम। जी शुक्रिया। जाओ बच्चों, आराम कर लो, बहुत ठंड हो रही है वैसे भी। अगले दिन जैसे तैसे सुजीत थोड़ा बहुत राशन का सामान ले आता है और शिप्रा पहली रसोई में सूजी का हलवा, आलू पूरी तैयार करके घर वालों को खिलाती है, जिसे खाकर ससुराल वाले खुश होते हैं। तभी मकान मालिक किराया लेने आ जाता है। अरे क्या बात है, हलवा पूरी बनाया जा रहा है? हाँ? कर ली कर्जा लेकर शादी? अब तक मेरे घर का किराया नहीं दिया गया। चलो मेरा किराया निकालो, वरना ठंड में मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। फिर भटकना अपनी नई नई बहू को ठंड में लेकर। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ससुराल वालों से इस तरीके से बात करने की? देखिए, अगर आपके पैसे रहते हैं तो हम यहीं रहते हैं, अगले महीने दे देंगे, लेकिन इस तरीके से धमकी देने की क्या जरूरत है? तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मुझे इस तरीके का उल्टा जवाब दिया है? अब तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी कि तुम कितने गरीब हो। चलो निकलो मेरे घर से। और तुम्हारे 2 महीने के पैसे तो मुझे तुम भिखारी अगले जन्म तक नहीं दे सकते, इसलिए निकलो अभी के अभी। हाँ ठीक है, हमें भी नहीं रहना तुम्हारी इस झोपड़ी में। चलिए माँ जी, पापा जी, सुजीत जी, चलिए यहाँ से। सभी अपना थोड़ा बहुत ठंड का जरूरी सामान लेकर, कपड़े कंबल लेकर निकल जाते हैं और भटकते भटकते एक दुकान के किनारे आकर बैठ जाते हैं। बहुत ठंड लग रही है, अब हमारे पास अपना घर भी नहीं रहा है, ऐसे में हम कहाँ जाएंगे पिताजी? बेटा,
कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना हमें। अरे किससे पूछकर तुम मेरी दुकान के चबूतरे पर बैठे हो? चलो जाओ यहाँ से, मेरे ग्राहक आने दो। पता नहीं कहाँ से गरीब लोग आ जाते हैं। माँ जी, पापा जी, हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर कुछ बोला तो फिर मैं उल्टा बोल दूंगी। मैं आप सबके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। ठीक है बहू, चलते हैं। आपको ठंड लग रही है? मेरी शॉल ले लीजिए। पर बहू, ये तो सुजीत ने तुझे दी है, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? कोई बात नहीं माँ जी, मेरे लिए सबसे पहले आप हैं, फिर मैं। अरे हाँ, हम यहाँ से मेरे मायके चलते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। मेरे चाचा जी बहुत अच्छे हैं। ठीक है बहू। शिप्रा अपने ससुराल वालों को अपने मायके के चौखट पर लेकर पहुंचती है और खटखटाती है। तभी अखिलेश दरवाजा खोलता है। अरे बेटा, तू और आप सब भी? चाचा जी, मुझे आपसे मदद चाहिए थी। कुछ दिनों के लिए अगर आप हमें यहाँ रहने देते तो। दरअसल किसी वजह से हम पहले वाले घर पर नहीं रह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसे और इसके ससुराल वालों को हम पर बोझ बनाने की। बड़ी मुश्किल से तो तुझे भगाया है, अब तेरे ससुराल वालों का भी खर्चा उठाए। हमने तेरी शादी कर दी है, अब चली जाए यहाँ से। चाची, इतनी ठंड में मैं और मेरे ससुराल वाले कहाँ जाएंगे? प्लीज मदद कर दीजिए। बहुत कहा सुनी के बाद लता बड़ी बेइज्जती से उसे और उसके गरीब ससुराल वालों को ठंड में भटकने के लिए छोड़ देती है। वो भटकते भटकते ठंड से बचने के लिए किसी और जगह बैठते हैं तो पुलिस वाले भी वहां से भगा देते हैं। बस बहुत हो गया। माँ जी, कोई ना कोई हमें हटा ही रहा है। क्यों, चलिए हम इस रोड पर चलते हैं। मेरे ख्याल से ये हाईवे है, इससे हम दूसरे शहर में पहुंच जाएंगे। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। फिर वहां से निकलकर चलते चलते अपने पास के हाईवे पर चले जाते हैं। माँ जी, क्यों ना हम इसी हाईवे पर रुक जाएं, क्योंकि अगर हम शहर जाएंगे तो वहाँ भी हमें कोई नहीं रहने देगा और इस हाईवे पर पुलिस वाले भी नहीं आएंगे जो कि हमें भगाएं। तो हम यही रहने का कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। हाईवे पर पहुंचकर वो साड़ी के सहारे एक टेंट जैसा घर रहने को बना लेते हैं और मिट्टी के सहारे चूल्हा बनाकर साथ लाए दाल चावल से खाना तैयार कर देते हैं, जिसे बैठकर सब खाते हैं। हमारी हालत बहुत बुरी हो गई है, ठंड में एक हाईवे पर रहना पड़ रहा है। लेकिन सच बताऊं शिप्रा, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए तू मेरी ये पायल रख ले। अरे माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अभी मेरे पैरों में पायल है, आप ही पहन लीजिए। मुझे आपके सूने पैर अच्छे नहीं लगते। बेटा, यहाँ पर तो बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं और बड़े बड़े ट्रक भी। ये देखकर तो मुझे डर लग रहा है। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन बहू, एक तरह से ठीक है, कोई पुलिस वाला तो आकर हमें हटाएगा नहीं ना। बस हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा अपना। हाँ माँ जी, अब गुजारा करने के लिए हमें काम भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो खाना है वो सिर्फ 2 दिन तक के लिए है। आज रहते हैं, कल देखते हैं क्या करना है। माफ करना शिप्रा, शादी के बाद तुम्हें इस हाल में रहना पड़ रहा है। अजी कोई बात नहीं, 7 वचन जो लिए हैं उन्हें हमेशा निभाऊंगी। फिर गरीब ससुराल वाले अपना फटा पुराना कंबल ओढ़ कर सो जाते हैं। 2 दिन वो जैसे तैसे गुजारा करते हैं। फिर एक ट्रक वाला आता है जिसे सुजीत रुकवा देता है। सुनिए, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हम सबको बिठाकर किसी दूसरे हाईवे पर छोड़ दीजिए जहां पास में ढाबा हो। ठीक है, पीछे चढ़ जाओ। फिर ट्रक वाला उन्हें दूसरे हाईवे तक ले जाता है और फिर वो अपना वही साड़ी का घर बनाकर रहने लगते हैं। वो सब ठंड में ठिठुरी रहे थे कि एक अमीर गाड़ी वाला उतरकर और भी 1-2 गरीब लोगों को कंबल देने लगता है और फिर शिप्रा के गरीब ससुराल वालों को भी 1-1 कंबल बांट देता है। साथ में खाने के लिए कुछ बिस्किट के पैकेट और पानी देता है। चलो, भगवान का शुक्र है इस ठिठुरते मौसम में ओढ़ने और खाने को मिला। अरे, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा गोमती, पर हमें काम कैसे मिलेगा? पापा जी, वो देखिए, पास में एक ढाबा है। क्यों ना मैं वहाँ कोई काम मांग लूं जिससे कुछ पैसे मिले। हाँ, ये ठीक रहेगा, पर तुम नहीं, मैं काम करूंगा। नहीं जी, मैं भी अपने परिवार के लिए काम करना चाहती हूँ। पता नहीं इस हाईवे पर कब तक, लेकिन जब तक है ढंग से रहने का गुजारा तो करना ही होगा। शिप्रा ढाबे पर जाकर हाथ जोड़कर काम मांगती है तो फिर उसे खाना परोसने और सफाई का काम मिल जाता है, जिससे वो बड़ी शिद्दत से करती हैं। और शाम तक जब मालिक पैसे दे रहा होता है तब, ये लो तुम्हारे आज के पैसे। अंकल जी, अगर आप इसकी जगह मेरे परिवार के लिए खाना दे देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी।
इन पैसों का मैं क्या करूंगी? मेरे ससुराल वाले हाईवे पर भूखे बैठे हुए हैं। ठीक है ले जाओ, लेकिन ये पैसे भी रखो बेटा, काम आएंगे। ऐसे ही उनके रात के खाने का इंतजाम हो जाता है, जिसे वो थोड़ा सा खाकर बचा लेते हैं और अगले दिन भी खा लेते हैं। फिर इसी तरीके से कुछ दिन ट्रक से कभी इस हाईवे पर जाते हैं, कभी दूसरे, और वहां पर ढाबे पर काम कर करके वो अपना खाने का गुजारा कर लेते हैं। जिस हाईवे पर वो अभी थे वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और केवल एक तरफ की ही गाड़ियां जा रही थी। अरे मुझे यहाँ का काम करवाना है, तुम लोग यहाँ पर कैसे बैठे हुए हो? चलो यहाँ पर आकर ये मिट्टी उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ, और तुम बड़े बड़े पत्थर उठाओ। आप हमें बोल रहे हैं? हाँ, मैं तुम चारों को बोल रहा हूँ, जल्दी आओ, नहीं तो पैसे नहीं दूंगा। मुझे यहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी करवाना है। माँ जी, पापा जी, ये सही मौका है। हम ये काम करके पैसे कमा लेते हैं, जिससे एक कमरा तो ले पाएंगे। भटकने से अच्छा है कि हम एक जगह रह ले। फिर गरीब ससुराल वाले हाईवे पर कंस्ट्रक्शन के काम में मिट्टी को उठा उठाकर दूसरी तरफ पटकते हैं और बेटा खोदने का काम करता है। एक दिन की मजदूरी से उन चारों को 2000 रुपए मिल जाते हैं, जिससे वो 1000 रुपए का हाईवे के नीचे ही एक किराए का कमरा लेकर 500 रुपए का खाने पीने का सामान ले लेते हैं। बहू चूल्हा बना लेती है और उस पर ही खाना पकाकर अपने गरीब ससुराल को ठंड में खाना खिलाती है। कंस्ट्रक्शन का काम 10-15 दिन तक चलता है, जहां बार बार पैदल चलकर गरीब ससुराल वाले ठंड में मिट्टी उठाने और खोदने का काम करते हैं, जिससे उनकी आमदनी निकल जाती है। साथ ही अब उन्हें हाईवे पर भी नहीं रहना पड़ता है। चलो अच्छा हुआ हाईवे ने हमें संभाला जो, और रोजगार भी हमें वहीं से मिल गया। सुजीत बेटा, अब हम हाईवे पर ही ऐसे काम को पकड़ कर रखेंगे, कम से कम इसमें पैसे तो मिलेंगे। हाँ पिताजी। और माँ जी, पापा जी, मैं हाईवे के पास वाले ढाबे पर कोई काम करूंगी, जिससे हमारी धीरे धीरे सारी तकलीफें खत्म हो जाए। और बहू, मैं भी तेरा इसमें साथ दूंगी। सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छी बहू मिली है। इस तरह ठंड में ठिठुरते हुए गरीब ससुराल वालों को हाईवे एक नई जिंदगी देता है, जहां काम करके वो अपना जीविका चलाते हैं।